कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। हमें पता है आप उम्मीद में बैठे हैं अब कृषि दर्शन कार्यक्रम के, तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालक उठा सकते हैं मत्स्य फसल बीमा योजना से लाभ। रातू में हुआ किसान गोष्ठी का आयोजन। गन्ना फसल को दीमक से बचाने के लिए करें क्लोरपाइरिफॉस दवा का उपयोग। अब समाचार विस्तार से। मछली पालन से जुड़े मत्स्य किसानों को प्राकृतिक आपदा सहित किसी अन्य कारणों से मछली फसल की क्षति हो जाए तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मछली पालक इस क्षति की भरपाई के लिए मत्स्य फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। मछली फसल का बीमा करवाने के लिए प्रीमियम की आधी राशि राज्य सरकार वहन करती है और आधी राशि लाभुक को स्वयं वहन करना होता है। पिछले दिनों एक बीज कंपनी की ओर से रातू में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में बीज कंपनी के अधिकारियों ने किसानों को सही तरीके से हाइब्रिड धान लगाने और धान में होने वाले रोग और उसके उपचार की जानकारी दी गई। मौके पर आसपास के गांव के कई किसान मौजूद थे, जिन्होंने अधिकारियों से धान की खेती से संबंधित कई सवाल भी पूछे, जिसका जवाब अधिकारियों ने दिया। जो किसान इस मौसम में गन्ना फसल लगाए हुए हैं, वो अपने खेतों की मिट्टी की जल धारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही पटवन का अंतराल तय करें। वैसे बरसात से पहले तक 15 से 20 दिनों के अंतराल पर जरूर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, अगर आप गन्ना फसल लगाए हुए हैं तो सिंचाई प्रबंधन में उस खेत की जल धारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए पटवन करें। जल धारण क्षमता के आधार पर सिंचाई के अंतराल के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। सिंचाई हमारी इस समय कम से कम, जब ग्रीष्मकालीन गन्ना हम लगा रहे होते हैं तो 3 से 4 सिंचाई हमको देनी होती है। ये निर्भर करता है कि मिट्टी का प्रकार कैसा है। अगर मिट्टी में धारण क्षमता ठीक ठाक है तो 20 दिनों के अंतराल पे, 25 दिनों के अंतराल पे सिंचाई देनी होगी। अगर जल धारण क्षमता अच्छी नहीं है मिट्टी की तो हमको 10-12 दिनों के अंतराल पे सिंचाई देनी होगी। सिंचाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर सिंचाई नमी नहीं होगी हमारे गन्ने में तो कल्ला प्रभावित होगा, और कल्ला अगर नहीं निकलेगा ज़्यादा तो उपज प्रभावित होगी। इसलिए 15-20 दिन के अंतराल पे वर्षा आने से पहले तक लगातार सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। किसान भाई, अगर आप बरसात के मौसम में सब्जी फसल टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो वैसे उन्नत प्रभेदों का चयन करें जो आपको अच्छी उपज भी दिलाए और फसल को मूर्छा रोग से भी बचाए। ऐसे प्रभेदों के चयन के संबंध में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाइयों, बरसात के दिनों में अगर आप टमाटर की खेती करने जा रहे हैं तो मूर्छा रोग रोधी किस्म जो है हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू से विकसित किया गया है, जैसे कि स्वर्ण विजया एवं स्वर्ण संपदा जो है संकर किस्म है, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और काभा जो है देसी किस्म है। इसका जो है आप बरसात के दिनों में खेती कर सकते हैं। इसमें मुरझा रोग की संभावना नहीं के बराबर रहता है और बारिश के दिनों में इसका उत्पादन भी भरपूर मिलता है। ग्राउंडनट हार्वेस्टर ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र है, जिसकी सहायता से किसान जमीन से मूंगफली निकालने का काम कर सकते हैं। किसान इस यंत्र का उपयोग तब करें जब मिट्टी में 8 से 15% तक नमी हो। आज हम मिलेंगे एक ऐसे किसान से जो उन्नत खेती के लिए नई कृषि तकनीक के पक्षधर हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे कामयाब किसान जुड़े हैं जो बदलते जमाने के साथ अपनी खेती बाड़ी में भी काफी बदलाव लाए हैं, यानी नई कृषि तकनीक के साथ खेती कर रहे हैं। इन्हें परंपरागत खेती की तुलना में आज ज़्यादा पैदावार हासिल हो रहा है। आइए जानते हैं ये अभी किस फसल की खेती कर रहे हैं। और यहाँ पर 20 डिसमिल में हम लौकी लगाए हुए हैं और इसका मल्चिंग में हम इसको 1 नवंबर में लगाए हैं और अभी बाज़ार में इसका तोड़ाई शुरू हो चुका है। बाज़ार हम ले जा रहे हैं, अभी 10 रुपये केजी में हम इसको बेच रहे हैं थोक में, और अब तक 3 कुंटल हम यहाँ से निकाल चुके हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2150 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3450 रुपए से 3600 रुपए, गेहूं 1750 रुपए से 1800 रुपए, चना 3350 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4700 रुपए से 5100 रुपए, दाल चना 4300 रुपए से 4400 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1300 रुपए से 1400 रुपए और प्याज 1000 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में, तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी की। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज हम जो आपको पहली जानकारी देने जा रहे हैं वो जानकारी है खरीफ फसलों के बारे में। यानी जब आप खरीफ फसल लगाने जा रहे हैं तो मिट्टी जांच की क्या उपयोगिता है।
इस विषय पर आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं और झुमकी बहन ये जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर डी.के. शाही जी। कि हम बिरसा के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर डी.के. शाही, जो कि मृदा एवं कृषि रसायन विज्ञान से संबंधित रखते हैं। तो आज हम ये जानकारी लेंगे कि खरीफ फसलों में जो है मिट्टी जांच किस प्रकार से की जाती है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके बारे में आज हम अपने जो है विशेषज्ञ से जानकारी लेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी भी फसल को लगाने के पहले हमें ज़रूरत होती है कि उसकी मिट्टी की गुणवत्ता ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आज हमारा टॉपिक भी रहा है कि अगर मिट्टी जांच क्या है, हमारे किसान भाई ज़रूर जानना चाहेंगे कि मिट्टी जांच क्या है, क्यों करानी चाहिए, ये हमें बताएं। किसी भी खेती को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके खेत में, आपके खेत की जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है और मिट्टी में जो उपलब्ध पोषक तत्व है वो कितनी मात्रा में है या नहीं है। अगर मान लिया जाए कि मुझे नत्रजन डालना है और हमारे खेत में मिट्टी के जांच में ये पाया गया कि नत्रजन इसमें जितनी आवश्यकता है उतना है इसमें, तो फिर आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। तो मिट्टी जांच एक विधि है जिससे हम ये पता करते हैं कि हमारे मिट्टी की दशा कैसी है, उसकी उर्वरता कैसी है, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, जिसको सॉइल प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, वो है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं मेरे मिट्टी में पोषक तत्व हैं, सब कुछ है, लेकिन उत्पादन क्षमता कम हो गई है। तो ये सारा कुछ हम पता करते हैं, चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे वो खरीफ की फसल हो। किसी भी फसल की खेती करने से पहले आपको अपने खेत की मिट्टी जांच कराना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आपको ये पता चले कि वो उसमें हम कितने मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। अगर उसमें उपलब्ध हैं तो आपको कम करने की आवश्यकता है या नहीं करने की आवश्यकता है, और कम है तो फिर उसमें डालने की आवश्यकता है। तो हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो उससे क्या लाभ हमारे किसान भाइयों को होगा, वो भी हमारे किसान भाई जरूर जानना चाहेंगे। मिट्टी जांच का सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि अगर हमारे पास मिट्टी जांच का कोई डाटा नहीं है, कोई सूचना नहीं है, तो हम अपने खेत में खेती करते समय जितने भी पोषक तत्व डालनी है वो हम बेकार में डालते हैं। हो सकता है नत्रजन की मात्रा उसमें पहले से हो, फास्फोरस की मात्रा पहले से हो, पोटास की मात्रा हो, सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा हो, तो फिर वो डालना बेकार होगा। और अगर आप मिट्टी जांच करा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा आपके मिट्टी में उपलब्ध है और आपको कितना डालना है। अगर हम धान की खेती करें, अगर 80 किलो हमको नत्रजन डालना है और हमारे खेत में पहले से 40 किलो है उपलब्ध, तो मुझे 40 किलो ही डालने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपने मिट्टी जांच नहीं कराया और आपने 80 किलो डाल दिया तो 40 किलो तो बेकार हो गया। तो इससे ये पता चलेगा कि आपके पोषक तत्वों की स्थिति क्या है आपकी मिट्टी की, और इससे फ़ायदा है कि आपका जो पैसा जो लगा रासायनिक उर्वरक को खरीदने में उसकी बचत होती है। केवल पैसे की ही बचत नहीं होती है, जो मिट्टी का स्वास्थ्य जो खराब हो रहा है, अगर आप कोई भी उर्वरक जो है वो रसायन है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो मिट्टी का जो स्वास्थ्य होता है वो खराब होगा। तो एक तो पैसा आपका बर्बाद हुआ, दूसरा मिट्टी के स्वास्थ्य को आपने खराब किया। हो सकता है उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो आप खराब कर दें, जिसका कि कुप्रभाव अगले फसल के ऊपर पड़ता है। और वही नहीं, जो मिट्टी का जो राइजोस्फीयर है, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, जो इन्वायरमेंट है, वो भी प्रभावित होता है। हमारे किसान भाई अगर मिट्टी जांच की हम बात कर रहे हैं तो मिट्टी जांच कराने के लिए कौन से नमूने कैसे लें, उसके बारे में हमारे किसान भाई जरूर जानना चाहेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले ध्यान ये रखना कि मिट्टी जांच का नमूना जिस खेत में आप खेती करने जा रहे हैं, मेड़ के पास जो मेड़ है वहाँ से नहीं लेना है। जहाँ कहीं भी आप कंपोस्ट खाद गिरा देते हैं वहाँ से आप न लें, इसलिए कि अगर वहाँ से आपने मिट्टी का नमूना ले लिया तो जितने पोषक तत्व हैं वो सारे उपलब्ध मिलेंगे, जबकि बाकी खेत में आपके नहीं हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं हम। तो जहाँ आप खाद गिराते हैं कंपोस्ट का, उस जगह से न लें। और बहुत ही आसान विधि है, पहले आप ऊपर से खरपतवार को हटा दें, साफ़ कर लें, और एक कुदाल से एक गड्ढा खोदें जिसका जो शेप होगा वो भी शेप का होगा। इस तरह का गड्ढा खोदें आप, बीच की मिट्टी को निकाल देना है और किनारे से जैसे ब्रेड होता है स्लाइस, थोड़ा थोड़ा काट दीजिए। आप गड्ढा करते जाइए, बीच में जमा हो जाएगा, उसको आप इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। और जो मिट्टी आपने मान लीजिए कि एक आधा एकड़ का खेत आपके पास है, तो आप वहाँ से 10 नमूना ले लीजिए, 8 से 10 नमूना लीजिए और घूम के लेना है, जिग-जैग जिसको बोलते हैं। चारों कोनों पर ले लीजिए, फिर बीच में ले लीजिए। जेड लाइन, जेड का जो इंग्लिश का जो जेड होता है उस साइज पे आप घूमिए और 4, 5, 6 जगह से आप नमूना ले लीजिए। 8 से 10 मैक्सिमम होना चाहिए। और लेने के बाद आप उसको एक साथ मिला लीजिए और बहुत अच्छे तरह से मिलाइए। और मिलाने के बाद उसमें उसको एक जगह, जैसे आप रोटी बनाते हैं गोल एकदम चौकोर या गोल फैला लीजिए और उसमें से आधे को हटा दीजिए। फिर जो आधा बचा उसको फिर आपको मिक्स करना है और ज़मीन पे ही गोल फैला लीजिए, फिर आधा हटा दीजिए।
ऐसा प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक कि आधा किलो ना हो जाए घट करके वो। इससे क्या होगा, पूरे खेत का आपने मिट्टी लिया और उसको अच्छा से मिला के आपको हर बार उसको गोल कर लीजिए और उसका 1/4 ले लीजिए, बाकी 3/4 को आप हटा दीजिए। जब आधा किलो हो जाए तो समझिए कि एक नमूना आपका उस खेत का तैयार हो गया। जी, हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच कराते हैं तो कितने समय में उनकी जांच कराती रहनी चाहिए ताकि उनकी फसल को जो है वो नुकसान ना हो, उनकी गुणवत्ता जो है सॉइल की जो है बरकरार रहे? मिट्टी जांच लगभग हर तीसरे साल करानी चाहिए। अगर इस साल आप करा लेते हैं तो फिर 3 साल तक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी एक ऐसा चीज़ है कि बहुत जल्दी जल्दी उसमें बदलाव नहीं आता है। तो आप एक बार अगर कर लेते हैं तो 3 साल तक ये मान के चलिए कि उसकी स्थिति जो है वो ठीक है और जो भी उसमें पोषक तत्व उपलब्ध हैं या अनुपलब्ध हैं वो 3 साल तक बने रहते हैं। और एक चीज़ और बताना हम चाहेंगे कि मिट्टी नमूना लेते समय एक चीज़ और ध्यान रखना है जो मैं बताना भूल गया, कि आपको ये याद रखना है कि जिस खेत से आप मिट्टी का नमूना ले रहे हैं उस खेत का लोकल नाम क्या है। जैसे कोई बोल देते हैं कि मंदिर के पास है या पेड़ के बागीचे के पास है, वो आपको लिखना होगा। उस खेत का नंबर लिखिए, उसमें आपने मिट्टी नमूना लेने से पहले कौन सा फसल लिया है और उसमें कौन कौन से खाद का प्रयोग किया है और अगली फसल आप क्या लेने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो भी मिट्टी जांच प्रयोगशाला है उसमें जो आप अगली फसल लगाएंगे उसमें कितनी नत्रजन, फास्फोरस और पोटास देने की आवश्यकता है वो हमारे विशेषज्ञ प्रयोगशाला से ही आपको बताएंगे कि आपको इस धान की खेती करनी है, अरहर की खेती करनी है या दलहन की खेती करनी है, तो इतने आपको उसमें रासायनिक डालने की आवश्यकता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न ये है कि मिट्टी का नमूना आप लें और विश्वविद्यालय में जांच प्रयोगशाला में देते समय आप उसका रसीद जरूर ले लें। अगर आपने नहीं लिया तो हो सकता है वो नमूना कहीं मिक्स हो जाए या समय से रिपोर्ट ना मिले, तो नमूना आप ले लें, उसका रसीद ले लें और पूछ लें कि कितने दिनों के बाद फिर आपको मिल जाएगी। वैसे हम लोग मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड इशू कर रहे हैं किसानों को, जिनका भी नमूना आता है उनका एक स्वास्थ्य कार्ड बन जाता है और हर 3 साल के बाद जो भी आपका टेस्ट होगा वो स्वास्थ्य कार्ड में लिखा रहेगा। उससे ये भी पता चलता है कि मिट्टी की स्थिति कैसी है, ये अच्छी की तरफ जा रही है या खराब की तरफ जा रही है, और यह निःशुल्क है। अगर हमारी गुणवत्ता बरकरार रहती है, हमारी फसल की जो है पैदावार बरकरार रहेगी, और अगर पैदावार बरकरार रहती है तो उससे आप जो है उससे अच्छी पैदावार लेकर के अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी। तो झुमकी बहन, ये जानकारी तो काफ़ी अच्छी थी और हमें लगता है कि इस जानकारी से किसान भाइयों को भी काफ़ी लाभ होगा। लेकिन कुछ और हम जानकारी अपने किसान भाइयों को देंगे, उसके पहले एक छोटा सा संदेश। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। तो भाई, इस विराम के बाद हमारे साथ जुड़ गए हैं बुधना भाई। क्यों बुधना भाई? तब क्या हाल चाल? एकदम बेसे बेस जून। हाँ, तब तुम मूंग लगाया था, उसका क्या हाल चाल है? वही जून पूछने आए हैं कि लगा तो दिए हम, मकीर जानते हैं कैसे उसका देखभाल करेंगे, वो जो ना आप लोग ठीक से जरा सब बतवा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। क्यों झुमकी बहन? जानकारी दिलवा देते हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ पीके सिंह जी। किसान भाइयों, आज हमारे साथ डॉक्टर पीके सिंह मौजूद हैं, जो हमें गर्मा मूंग की सामयिक देखभाल के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे और हम आपसे ये भी सवाल करना चाहेंगे कि झारखंड में गर्मा मूंग की खेती के क्या फ़ायदे हैं? हमारे किसान भाई देखेंगे आजकल तो मूंग का जो दाम है, बाज़ार मूल्य है, वो काफ़ी है। और दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसी फसल है जो कि 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है, और थोड़ा बहुत प्रबंधन करके इसे किसान भाई बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। खास करके किसान भाइयों को उन ज़मीनों में जहाँ पर धान लगाना हो, गर्मी के समय में सिंचाई की व्यवस्था है,
तो अगर वो गर्मा मूंग की खेती करते हैं, लगा देते हैं, तो उनसे दो तरह के फ़ायदे हैं। एक तो उन्हें कुछ आमदनी हो जाती है गर्मा मूंग से, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है, जैसे मानसून की वर्षा होगी, जो मूंग के फसल होंगे मैंने फलियाँ तोड़ने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद किसान भाई उसको उसमें जुताई कर देते हैं खेत में ही, तो धान के लिए भी एक तरह से हरी खाद मुफ्त में मिल जाता है, और आपकी जो भूमि होती है किसान भाइयों की, उसकी मतलब उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है और काफ़ी मतलब मजबूत हो जाता है ज़मीन। और इस तरह से दो तरह के फ़ायदे हैं कि भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है और हरी खाद भी मुफ्त में मिल जाता है। डॉक्टर साहब, गर्मा मूंग की कोई ऐसी प्रजाति जो मुख्य प्रजाति हो जो हमारे झारखंड प्रदेश में लगाने से बहुत फ़ायदे हों? देखिए, गर्मा मूंग की मुख्य प्रजाति में सबसे बढ़िया आता है KSML 668, बहुत ही अच्छे बड़े दाने की वैरायटी है। दूसरा पूषा विशाल है। और जहाँ तक अभी किसान भाई का सवाल है, तो किसान भाई बहुत सारे जो गर्मा मूंग की खेती अभी कर दिए होंगे, जैसे जैसे किसान भाई को समय मिलता है मार्च में से लेकर के अप्रैल तक लगा देते हैं। तो जो किसान भाई अगर लगा दिए हैं तो बहुत ही अच्छा है, और जो नहीं लगाए हैं तो अभी भी लगा सकते हैं। बाकी थोड़ा सा उनको सावधानी रखना पड़ेगा कि जब आपकी फसलें तैयार होगी उस समय मतलब मानसून की वर्षा शुरू हो जाती है, तो फलियां तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर उसको कर सकते हैं तो ये दो वैरायटियों में से किसी का चुनाव करके किसान भाई लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई गर्मा मूंग लगाते हैं, उसमें बहुत सारे कीट का प्रकोप भी रहता है, तो वो कौन कौन से मुख्य कीट हैं जो हमारे किसान भाइयों को फसलों को बर्बाद करते हैं? देखिए, किसान भाई हमारे हैं कि बहुत सारा मेहनत करते हैं, अच्छा बीज लाते हैं, अच्छे खाद में पैसा डालते हैं, और दूसरी बात मेहनत भी करते हैं। अगर वो कीट प्रबंधन की और बीमारी प्रबंधन की अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उनका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। और जहाँ तक गर्मा मूंग का है, जैसे किसान भाई अभी के समय में बता रहा हूँ, जो लगाए होंगे तो कुछ के पत्ते निकल रहे होंगे, जो थोड़ा पहले लगाए होंगे तो फूल भी निकल रहा होगा, कुछ में फलियाँ भी बनेगी। तो यहाँ 2-3 तरह के कीड़े लगते हैं खास करके गर्मा मूंग में। एक तो भूमि में रहने वाले कीड़े रहते हैं, जो कि भूमि में रह के जड़ों को काट देते हैं, और काट देते हैं जिससे कि पौधे मर जाते हैं और उससे काफ़ी नुकसान जाता है। और जैसे जैसे पत्ता बढ़ता है, पौधा बढ़ता है, तो उसमें एक होता है कि पत्तियों को खाते हैं, उसमें छेद बना देंगे, जहाँ तहाँ खा देंगे, जालीनुमा बना देंगे। तो एक तरह के पत्तियों को खाने वाले कीड़े हो गए, भूमि में रहने वाले कीड़े हो गए। और जो सबसे महत्वपूर्ण कीड़ा खास करके हमारे झारखंड में है, वो फूल निकलते समय लगता है, और किसान भाई उसको देख नहीं पाते हैं। वो समझते हैं कि वो फूल जो है गर्मी से गिर रहा है, परंतु ये होता है एक थ्रिप्स कीड़ा होता है जो कि फूलों से रस चूसता है, और रस चूसने के बाद होता है कि फूल ही गिर जाता है, और फूल गिर जाता है तो फिर फल नहीं बनता है। और यह कीड़ा गर्मी जितनी पड़ती है उतना ज़्यादा लगता है। और चौथा जो महत्वपूर्ण कीड़ा है, जब फलियाँ बनती है तो उसमें फल को खा जाते हैं, फलों को छेद करके खा जाते हैं। तो इस तरह से मुख्यतः 4 प्रकार के कीड़े जो हैं हमारे खास करके इसको नुकसान पहुँचाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो समस्या हुई, इसका समाधान के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे किसान भाई को तो मैं यह कहना चाहूँगा, अगर वो देखें अपने खेत में कि कीट व्याधि लगा है और नुकसान कर रहा है, तभी वो कीटनाशक दवा का प्रयोग करें, वरना इससे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कीटनाशक दवा का प्रयोग करना एक आवश्यक बुराई है। अगर भूमि में लगने वाले कीड़े लगे हुए हैं और जो जैसे जड़ों को काट दे रहे हैं तो आसानी से दिख जाएगा। तो ऐसे परिस्थितियों में किसान भाई ये करें कि अपने खेत में एक दवा आती है क्लोरोपाइरीफॉस, उसकी जो है 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसके जड़ों के पास ड्रेंचिंग करें। जैसे आप छिड़काव जो करें दवा ना, तो उसका नोजल जो है जड़ के पास रखें ताकि जो भूमि में जाए और वो कीड़ा खत्म हो जाए। और दूसरा जो कीड़ा महत्वपूर्ण कीड़ा जो है पत्तियों को खा रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो खास करके रात्रिचर कीड़े होते हैं, जालीनुमा बना देते हैं आकर के। अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है उस तरह के कीड़े, तो एक दवा आती है क्विनोलफास, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। और जिससे मैं कह रहा था थ्रिप्स कीड़ा जो है, रस चूसने वाला कीड़ा जिससे फूल गिरते हैं, तो वो बहुत ही सूक्ष्म तरह का कीड़ा है। उसको किसान भाई देखने का, जिस किसान भाई के खेत में अगर फूल निकल रहा हो मूंग में, गर्मा मूंग में, तो उसमें वो कीड़ा लग रहा हो, तो किसान भाई कैसे पहचानेंगे कि गिर रहा है? किसान भाई समझते हैं कि गर्मी पड़ रहा है, फूल गिर रहा है, तो एक सफ़ेद रंग का कागज़ ले लें और जैसे फूल है उसके नीचे रख के एक झटके से फूल को हिलाएं, एक स्ट्रोक मारें, झटका मारें, तो देखेंगे कि छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे काले काले रंग के कीड़े, भूरे रंग के, सफ़ेद रंग के, मतलब उस टाइप का वो पत्तियों, वो कागज़ पर दिखा देगा। तो इसका मतलब है कि वो थ्रिप्स कीड़ा लगा हुआ है, वो फलों को चूस रहा है, और ये कीड़ा काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इस कीड़े के नियंत्रण के लिए एक दवा आती है ट्राइजोफास बाज़ार में, उसका छिड़काव कर लें, या इमिडाक्लोप्रिड आती है। अगर ट्राइजोफास की दवा छिड़काव कर रहे हैं तो 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका जरूर छिड़काव करें। या इमिडाक्लोप्रिड की भी दवा आती है, तो उसकी भी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तो उससे होगा कि आपको जो फल चूसने वाले कीड़े हैं, फूल चूसने वाले कीड़े हैं, उससे काफ़ी वो फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को एक अच्छा उपज मिलेगा और किसान भाई को काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि मूंग की जो भी बाज़ार वैल्यू है उससे काफ़ी अच्छी है। और किसान भाई अगर मूंग को खाते हैं तो उनका शरीर भी उत्तम रहेगा, प्रोटीन की मात्रा में मिलेगी, और बेचते हैं तो उनके आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। जी,
थोड़ी सी सावधानी बरत कर, थोड़ी सी जानकारी लेकर आप अपने खेतों में बहुत अच्छे तरीके से गर्मा मूंग उगा सकते हैं और बहुत सारे मुनाफे भी कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को भी नमस्कार, जोहार। तो आपको जानकारी मिल गई ना? एकदम बेस्ट जानकारी मिला जुन। हाँ, तो इस तरह से देखभाल तुम भी करो अपने मूंग की खेती की, तो ज्यादा उत्पादन होगा। समझ गए ना? और आप भी इस जानकारी का भरपूर लाभ उठाइए और जानकारी के अनुसार अपनी खेती बाड़ी कीजिए, तो आपको भी भरपूर लाभ मिलेगा ही। तब उतना भाई? हाँ, तो अब ऐसा है ना, अब चलते हैं। अरे तुमको तो जाने का ही जल्दी रहता है, तेरा काम हुआ, आज चलते हैं। अरे कुछ और जानकारी है जो हमारे किसान भाइयों को देना है, तो वो जानकारी भी हम अपने किसान भाइयों को दे दें। बिल्कुल दे देते हैं, फटाफट चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रह सकते हैं। हवा दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। किसान भाई अदरक और हल्दी की बुआई में प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल बीज का उपयोग करें। मिट्टी में पर्याप्त नमी मौजूद हो तो हरी खाद वाली फसल, धैंचा और सनई की बुआई कर दें। जिन किसान भाइयों की टमाटर फसल तैयार हो चुकी है, वे इसे हटाकर भिंडी फसल लगाएं। ये जानकारी भी हमारे किसान भाइयों को मिल गई। और अब हमें लगता है कुछ और जानकारी है। जी, एक जानकारी और देनी है, बेहद ही जरूरी है, ताकि हमारे किसान भाई बहन हमें खत लिख करके ये पता कर सके कि उन्हें क्या जानना है और हमें भी कुछ सुझाव भेज सके। बिल्कुल। तो फटाफट आप कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, बिरादपुर रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। 1। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।